हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ अर्थवॉर्म। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 7 जो है स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें हमने टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? अर्थवॉर्म रहेगा। ठीक है, तो अर्थवॉर्म से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अर्थवॉर्म क्या होता है? द कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म, जिसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द फेरेटिमा एंड ल्यूम्ब्रिकस। ठीक है, जो हमारे जो कॉमन इंडिया में जो अर्थवॉर्म पाई जाती है उसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम इज फेरेटिमा एंड ल्यूम्ब्रिकस। तो अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म जो होती है एक रेडिश ब्राउन टेरिस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है, टेरिस्ट्रियल है, इनवर्टिब्रेट है, दैट इनहेबिट द अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल, जो कि हमारे मॉइस्ट सॉइल में पाई जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होती है, जो अर्थवॉर्म जो होती है बरो में रहती है। ठीक है, और वो बोरो कौन बनाता है? वो वही बनाती है बाय बोरिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, क्योंकि सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस होता है। ठीक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसके ऊपर ये फीड करती है, और बरो भी खुद ही बनाती है। तो बोलने का मतलब क्या है कि डे टाइम में क्या करती है, ये बरोज में रिजाइड करती है। ठीक है, इन द गार्डन दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फिकल डिपॉजिट नॉन एज द बॉर्म कास्टिंग बोलते हैं, बर्म कास्टिंग बोलते हैं। इनकी हम जो है फिकल मैटर के दौरान इनको क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म कौन सी होती है? फेरेटिमा होती है एंड ल्यूम्ब्रिकस होती है। फेरेटिमा एंड ल्यूम्ब्रिकस जो है कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म जो है होती है, इनका कॉमन नेम है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आपके डायग्राम जो नीचे दे रखी है, इस डायग्राम को डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में क्या है, देखो मॉर्फोलॉजी जो है आपकी जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है इसको हमने बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड किया है। मैंने आपको बताया था जब हमने फाइलम एनलिडा के बारे में स्टडी किया था, तो एनलिडा ही एक टाइप का ऐसा फाइलम था जिसमें बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली जो होती है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। तो इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, एनलिडा में रखते हैं। तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है इसको हमने किसने डिवाइड किया है? 100 से 120 के होते हैं इसमें सेगमेंट या मेटामर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अर्थवॉर्म को, अगर इसको डोर्सल साइड से देखेंगे तो इसके डोर्सल साइड में क्या होता है, डोर्सल ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, डोर्सल ब्लड वेसल जो होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत सारी जेनाइटल ओपनिंग होती है, मेल जेनाइटल ओपनिंग है, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग है। तो ऐसे डोर्सल साइड में क्या होते हैं, आपकी जो डोर्सल ब्लड वेसल क्या करती है, इसको मतलब रिकोगनाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, डोर्सल साइड को, और वेंट्रल साइड में बहुत सारे जेनाइटल ओपनिंग होती है, मेल जेनाइटल ओपनिंग होती है, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेल जेनाइटल ओपनिंग और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग भी आपके वेंट्रल साइड में जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेंट्रल साइड में क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। 2 सेकंड। तो यहाँ पे आप ये जो है देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, फीमेल एंड मेल जेनाइटल ओपनिंग जो है मतलब वेंट्रल साइड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद यहाँ पे जो अगर इसका आप देखोगे तो एंटीरियर साइड में क्या है, एंटीरियर साइड में क्या होता है, इसका जो है मतलब माउथ होता है। एंटीरियर साइड में क्या है, माउथ है। ठीक है, और माउथ के ऊपर क्या होता है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और दैट लोब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टोमियम बोलेंगे। और प्रोस्टोमियम क्या होता है, प्रोस्टोमियम जो होता है ये क्या होता है, सेंसरी इन फंक्शन होता है। ठीक है, ये माउथ को कवर करता है, और साथ में क्या करता है, सॉइल में जब क्रैक होते हैं तो क्रैक में मूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक वेज की भांति काम करता है, एक वेज की भांति जो है काम करता है। दिस इज द प्रोस्टेमियम। तो याद रखना प्रोस्टेमियम का काम क्या है, ये सेंसरी इन फंक्शन होता है, ये माउथ को कवर करता है, और साथ में क्या होता है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट सेगमेंट, ये माउथ का जो है मतलब उसको कवर प्रोवाइड करता है। माउथ जो होता है फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाता है। फर्स्ट सेगमेंट जो बॉडी का होगा दैट फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टोमियम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्टोमियम बोलेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम, आपका जो है अर्थवॉर्म में कितने सेगमेंट होते हैं, 120 सेगमेंट होते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, पेरी स्टोमियम हम बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद जब वर्म जो होती है मैच्योर हो जाती है, जैसे आपने देखोगे ये मैच्योर वर्म होती है, उसमें क्या होता है कि एक रीजन प्रेजेंट होता है, उस रीजन को बोलते हैं हम क्लाइटेलम रीजन, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द क्लाइटेलम रीजन, और दैट इज प्रेजेंट कहाँ होता है, आपके 14, 15 और 16 सेगमेंट में क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये बॉडी को क्या करेगा, तीन भागों में डिवाइड करता है। मैच्योर वर्म में प्रेजेंट होता है ये आपका। दिस रीजन इज कॉल्ड एज जो क्लाइटेलर से पीछे है, 1 से 3 सेगमेंट, 13 सेगमेंट तक, उसको हम प्री क्लाइटेलर रीजन बोलेंगे। और ये जो है क्लाइटेलर रीजन होगा, और बाद में क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज द पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, इसको हम बोलते हैं। और हमारे अर्थवर्म कैसे मूव करते हैं, इनके पास जो है मतलब वैसे तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स भी होती है, लेकिन एस शेप सीटे प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, एस शेप जो होते हैं, सीटे जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो कि इनकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट है, लास्ट है, और क्लाइटेलम रीजन में क्या होगा, फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम रीजन में क्या होगा, ये जो है क्लाइटेलम, ये जो सीटेज होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनमें क्या होते हैं, आप बहुत सारे स्पर्मेथिकल अपर्चर होते हैं, स्पर्मेथिकल अपर्चर भी पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं आपके जो हैं स्पर्म जो होते हैं स्टोर किए जाते हैं। ये 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक होते हैं स्पर्मेथिकल अपर्चर जो होते हैं, इसमें 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक जो है स्पर्मेथिकल जो है मतलब अपर्चर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और मेल जेनिटल पोर का है आपके 18th सेगमेंट में जो है आपका जो है मेल जेनिटल पोर जो होता है प्रेजेंट होता है 18th सेगमेंट में, मेल जेनिटल पोर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 14th सेगमेंट में क्या होता है, आपका फीमेल जेनिटल जो है मतलब जो है मतलब यहाँ पे पोर प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, पोर प्रेजेंट होते हैं। और ये पोर क्या करते हैं, ये आपके ये मतलब एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी को मैंने थोड़ा सा डायग्राम के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करवा लिया। तो यहाँ पे क्या है मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि अर्थवॉर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 टू मोर देन 100 सेगमेंट में इसमें डिवाइड किया गया है, जिस जो कि सिमिलर होते हैं मेटामर्स, जिसको हम 100 से 120 इन नंबर होते हैं, 100 to 120 नंबर इनके पास क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क बाय डार्क मीडियन एंड मिड डोर्सल लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द डोर्सल ब्लड वेसल। आप डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इससे डोर्सल ब्लड वेसल के से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। along the longitudinal axis of the body, पूरी बॉडी में क्या होता है, डोर्सल ब्लड वेसल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। वेंट्रल सरफेस जो होता है इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया कि 14th सेगमेंट में क्या होती है, फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। 18th सेगमेंट में क्या होता है, आपका मेल जेनाइटल पोर जो होता है प्रेजेंट होता है। और 5 to 9 जो होते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर एंड इसमें क्या होता है, माउथ होता है, और माउथ को कवर करने वाला प्रोस्टोमियम होता है। ए लोब जो कि एक सर्व कवर करती है माउथ को, और एक वेज का काम करती है, सॉइल के क्रैक में जो है इसको मूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और प्रोस्टोमियम कैसा होता है बेटा, ये सेंसरी इन फंक्शन होता है। क्या होता है, सेंसरी इन फंक्शन होता है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रोस्टोमियम, जिसको हम बक्कल सेगमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर माउथ होता है। और इन मैच्योर वर्म में क्या होता है, सेगमेंट अगर देखे जाए तो 14th एंड 16 जो होते हैं दे आर कवर्ड बाई प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलम भी बोलते हैं, ठीक है, और क्लाइटेलम भी बोलते हैं। इसलिए क्लाइटेलम क्या करेगा, बॉडी को 3 प्रोमिनेंट रीजन में डिवाइड किया जाता है। प्री क्लाइटेलर रीजन दैट इज 1 to 13 सेगमेंट, क्लाइटेलर रीजन 14 to 16। लेकिन क्लाइटेलम मैच्योर वर्म में ही प्रेजेंट होता है। जो यंग होती है मैच्योर में क्लाइटेलम जो होता है उतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते आप, ठीक है। तो वही चीज़ है। और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन जो होता है दैट इज 16 to 120 सेगमेंट क्या होता है, ये पोस्ट क्लाइटेलर रीजन होता है। उसके बाद 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेंट्रोलेटरल साइड में जो होते हैं इंटर सेगमेंटल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं 5 to 9 सेगमेंट में। और एक सिंगल फीमेल जेनिटल पोर्स होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे 14th सेगमेंट के बिल्कुल मिडल में जो है। और पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके लेटरल साइड ऑफ 18 सेगमेंट में। और बहुत सारे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रेडियोपोर बोलते हैं, जो कि सरफेस के ऊपर ओपन होते हैं।
और इसकी बॉडी में क्या होते हैं, इसके मूवमेंट करने के लिए सीटे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एस शेप सीटे प्रेजेंट होते हैं, काइटिनस सीटे प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्स्ट लास्ट और क्लाइटेलम रीजन में एब्सेंट होके बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सीटे प्रेजेंट होते हैं। एम्बे ये कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस पिट में प्रेजेंट होते हैं इन मोस्ट ऑफ ईच सेगमेंट में, ठीक है। सीटे को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल रोल क्या है सीटे का, इनका मेन काम क्या है, वो लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोकोमोशन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये होगी आपका जो है मॉर्फोलॉजी। अब हम एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, और एनाटॉमी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी वॉल देखो, अगर देखा जाए ना इसको हम ट्रांसफर सेक्शन में इसको काट के देखें ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो कि बॉडी वॉल है, ठीक है। और अंदर क्या है आपकी गट वॉल है, ठीक है। यहाँ पे जो होती है, मान लो कि ये जो है, ये जो आपकी गट वॉल है अंदर, ठीक है, ये गट वॉल है, ठीक है। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं सिलोम, ठीक है। सिलोम तो इनमें होगा ही होगा। तो वही चीज़ है कि बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म जो होती है इसके बाहर क्या होता है, एक नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर होती है। कौन सी होती है, नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर। इसके बाहर जो होती है क्या होती है, नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली क्यूटिकल होगी तभी तो उसके सरफेस जो होगा मॉइस्ट रह पाएगा, क्योंकि ये स्किन से ही रेस्पिरेशन करती है। अगर इसकी स्किन मॉइस्ट नहीं रहेगी तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, जैसे हमारे लंग्स भी मॉइस्ट रहते हैं। तो जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर होना ही चाहिए उसके पास। तो जो बॉडी वॉल है, इट इज़ कवर एक्सटर्नली बाय क्यूटिकल बिलो विच एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद मसल लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी मसल लेयर होती है इसके पास, सर्कुलर लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, सिलोम को लाइन करने वाला जो है सिलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, सिलोमिक एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है। और एपिडर्मिस में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस में बहुत सारे जो होते हैं सेल्स होते हैं। देख लो आगे, वही कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे ग्लैंड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि स्क्रीशन करते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, बॉडी वॉल में क्या है आपकी, सबसे बार क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर आपकी मसल्स लेयर है, दैट इज़ स्मूथ मसल्स होती हैं, आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, फिर सिलोमिक एपिथेलियम होता है। तो ये सारे क्या हैं, बॉडी वॉल बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सा आता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान से सुनना है। इसमें कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ऑब्वियसली इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, यानी कि दो ओपनिंग है, ठीक है, माउथ भी है, एनस भी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी होगी और आपका जो है मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि फर्स्ट से लेके लास्ट सेगमेंट तक रन करती है, जो कि फर्स्ट से लेके लास्ट सेगमेंट तक क्या करेगी, रन करेगी। अब आपने याद रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन है और वो कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे माउथ जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। माउथ जो है कहाँ है, फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट है, जिसको हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। उसके बाद माउथ, जैसे हमारा माउथ है, दैट लीड टू बक्कल कैविटी, इसके केस में भी वही है, माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी, जो कि 1 से 3 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। आपकी जो माउथ है उसके बाद क्या आएगा, बक्कल कैविटी आएगी, दैट इज़ 1 से 3 में क्या होती है, वो बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर 4, F से 4, F से फेरिंग्स, ऐसे याद रखना। फेरिंग्स जो होता है वो फोर्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। आपका जो फेरिंग्स होता है इस अर्थवर्म का, वो क्या है, वो फोर्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फिर फेरिंग्स के बाद क्या आती है, इसोफेगस आती है। इसोफेगस आती है जो कि 5 to 7 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, 5 to 7 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो ऑर्गन है, दैट इज़ फाउंड इन द 8th सेगमेंट, और 8th and 9th सेगमेंट उसको बोलते हैं गीजड़। गीजड़ जो होता है कहाँ पाया जाता है, 8th या 9th सेगमेंट या 8th सेगमेंट में पाया जाता है। और इस गीजड़ का काम क्या होता है, ये सॉइल पार्टिकल को ग्राइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीव्स, ठीक है। स्टमक क्या है, स्टमक आपका जो है 9 से लेके फिर ऑब्वियसली 14 सेगमेंट में पाया जाता है। स्टमक जो होता है 9 से लेके 14 सेगमेंट में पाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और अर्थवर्म किसके ऊपर ईट करती है, डिकेइंग लीव्स के ऊपर ईट करती है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ईट करती है जो सॉइल के अंदर मिक्स होता है।
और आपके स्टमक में एक ग्लैंड होता है, उसको याद रखना आपने, कैल्सीफेरस ग्लैंड होता है आपके स्टमक में। इसके अर्थवॉर्म के कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, अर्थवॉर्म के स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ऑब्वियसली ह्यूमस के ऊपर रीड करेगी तो ह्यूमस के अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, तो वो कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या करेगा, एल्केलाइन सिक्रीशन देगा और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका, देखो एनसीआर, इसमें आपकी जो एनसीईआरटी में दिया है कि आपकी जो अर्थवॉर्म होती है उसमें 120 सेगमेंट होते हैं, तो 15 तक तो आपका स्टमक आ गया, ठीक है, 15 से लेके 120 तक क्या होगी आपकी इंटेस्टाइन है, 15 से लेके 120 तक आपकी क्या है, इंटेस्टाइन है। लेकिन इस इंटेस्टाइन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, इस इंटेस्टाइन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो इसमें एक होता है प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, तो ये इंटेस्टाइन के जो है मतलब पार्ट हैं। देखो प्री टिफ्लोसोलर कहाँ से कहाँ तक होता है, 15 सेगमेंट से इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, 26 सेगमेंट तक क्या होता है आपका प्री टिफ्लोसोलर रीजन होता है, प्री टिफ्लोसोलर रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद 26 सेगमेंट में आप देख सकते हैं 26 सेगमेंट में क्या है, यहाँ पे जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 26 सेगमेंट से लेकर जो 22 तक एक्सटेंड करते हैं ये ग्लैंड होते हैं, ये आपके 26 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन 26 से लेके 95 तक, 95 सेगमेंट तक क्या होता है, इसमें जो होता है आपकी जो इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा क्या होती है, फोल्डिंग हो जाती है, यानी कि डॉर्सल वॉल में क्या होगा, अगर आपकी डॉर्सल वॉल है ना ये, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें जो है फोल्डिंग हो जाएगी, ऐसे टिफ्लोसोल बनते हैं, दैट इज 26 सेगमेंट से लेके 95 तक जो होगा वो क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा डॉर्सल वॉल क्या करेगी, इंटेस्टाइन की फोल्ड बनाएगी, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, टिफ्लोसोल रीजन बोलेंगे। और 95 से लेकर 120 तक क्या होगा, 120 तक पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन होगा। तो टिफ्लोसोल क्या करता है, ये हमारे एब्जॉर्प्टिव एरिया जो होते हैं वो इंक्रीज करता है, ठीक है, जैसे हमारे केस में क्या होते हैं बिलाई होते हैं, इसके केस में क्या होता है टिफ्लोसोल होता है, ठीक है, जो कि 26 से लेकर 95 तक है। और 26 से 15 से 26 तक प्री टिफ्लोसोल है, 26 से 95 तक आपका जो टिफ्लो सोलर एंड 95 से 120 तक क्या होता है, मतलब आपका जो है मतलब पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट इट्स जो है डाइजेस्ट सिस्टम। अब आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में एलिमेंट्री कैनाल जो है इज द स्ट्रेट ट्यूब एंड रन बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। ए टर्मिनल माउथ जो होता है ये ओपन हो जाता है बक्कल कैविटी में, जो कि 1 से 3 सेगमेंट में है, दैट लीड टू द फेरिंग्स जो कि 4 सेगमेंट में है। फिर इसोफेगस होती है आपकी 5 to 7 सेगमेंट में आती है, और इसके बाद फिर मस्कुलर गिजर्ड आता है 8 to 9 में। उसके बाद जो मतलब ये क्या करेगा, जो गीजर्ड होते हैं ये सॉइल पार्टिकल और डिकेइंग लीव्स को ग्राइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टमक जो है 9 to 14 सेगमेंट में होता है, और फूड जो होता है अर्थवर्म का इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है मिक्स विद द सॉइल। तो कैल्सीफेरस ग्लैंड होते हैं आपके स्टमक में, अर्थवर्म की स्टमक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड जो कि ह्यूमस में प्रेजेंट होता है। और इंटेस्टाइन जो होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम द 15 सेगमेंट onward and continue till the last segment that open outside through anus. इस पेयर ऑफ सॉल्ट एंड कोनिकल इंटेंशनल सीके भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लैंड का काम करते हैं 26 सेगमेंट में। और करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हमारे इंटेस्टाइन का कि 20 आफ्टर 26 सेगमेंट में क्या होगा, एक्सेप्ट द लास्ट के 20 से 25 सेगमेंट छोड़कर, यानी कि लास्ट के 120 से 25 सेगमेंट छोड़कर, यानी कि 95 सेगमेंट तक क्या होगा, इसकी इंटरनल मीडियन फोल्ड हो जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन के डॉर्सल वॉल में, उनको हम क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोल बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एरिया इंक्रीज करते हैं किसके लिए, एब्जॉर्प्शन का। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है दैट ओपन एक्सटीरियर बाई स्मॉल राउंडिंग अपर्चर कॉल्ड एनस, ठीक है। और इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच फूड सॉइल जो होती है पास टू द डाइजेस्टिव ट्रैक, और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, उनके ऊपर फूड के ऊपर ईट करेंगे, फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे, और उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी के अंदर। और जो अनडाइजेस्टेड, ठीक है, जो फूड होगा उसको एनस के थ्रू क्या किया जाएगा, बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है अर्थवॉर्म में, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है,
मतलब जो हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है अर्थवर्म का, वो कैसा है, क्लोज टाइप है। मैंने आपको बताया जब मैंने इन जो किंगडम एनिमलिया में आपको बताया कि दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप का, क्लोज टाइप का। तो क्लोज में क्या होता है, ब्लड जो होता है केवल ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है, पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो इसमें क्या है, क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, कैपिलरीज भी हैं, ठीक है, कैपिलरीज भी ऑब्वियसली माइन्यूट ब्लड वेसल्स जिनको हम बोलते हैं। और तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, ठीक है, लेटरल ब्लड वेसल्स, एंड दैट इज जो है उसके बाद डोर्सल ब्लड वेसल्स भी हम उसको बोलेंगे, लेटरल ब्लड वेसल्स, एंड इंटरनल प्लेक्सेस, इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस भी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो ब्लड वेसल्स आप देख सकते हैं कि एक है डोर्सल ब्लड वेसल, ये आपकी जो है डोर्सल ब्लड वेसल्स है, जिसमें ब्लड क्या कर रहा है, वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर टू एंटीरियर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है। वेंट्रल ब्लड वेसल्स जो कि हमारे नर्व सिस्टम, जो कि हमारे वेंट्रल साइड ऑफ द अर्थवर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, एक और वेसल होती है सब न्यूरल वेसल, जो आगे चल के क्या करती है, जो आगे चल के देखो दो भागों में डिवाइड कर जाती है, ईसोफेगस के दोनों साइड चली जाती है, उसको बोलते हैं लेटरल इसोफेजियल वेसल भी इसको बोला जाता है, लेटरल इसोफेजियल वेसल भी इसको बोला जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे गट को, इंटेस्टाइन को क्या करती है, जो मतलब सप्लाई करती है, नर्व कॉर्ड को, नर्व सिस्टम को सप्लाई करती है, बॉडी वॉल को सप्लाई करती है। और इसमें क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, अर्थवर्म में ब्लड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट में क्या होते हैं, ब्लड ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में क्या होंगे, ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं। और उसके ब्लड सेल में कोई आरबीसी वगैरह नहीं होते हैं, इसमें ब्लड सेल में क्या होते हैं, फैगोसिटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल में केवल फैगोसिटिक सेल ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इतना ही आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। मतलब कि फेरेटिमा में क्या होते हैं, क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, हार्ट हैं। और ड्यू टू क्लोज सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, ब्लड केवल हार्ट और ब्लड वेसल्स में क्या करता है, फ्लो करता है। और ये जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है तो क्या होता है, एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या करेंगी, गट को, नर्व कॉर्ड को, बॉडी वॉल को क्या करेंगी, मतलब जो है ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करेंगी। और ब्लड ग्लैंड याद रखना, डेट इज एनालोगस टू लीवर, लीवर के जैसे हमारे केस में लीवर होता है, इसके केस में ब्लड ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट में। और ये क्या करेंगे, ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आरबीसी नहीं होता। और हीमोग्लोबिन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि हीमोग्लोबिन जैसे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट है उनमें अगर हीमोग्लोबिन है तो केवल प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। वो कहाँ होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड सेल्स होते हैं, कैसे होते हैं, फैगोसिटिक होते हैं, कोई आरबीसी वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म के पास क्या है, रेस्पिरेशन देखा जाए तो कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइस नहीं है। इसमें क्या रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है, थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। एंड जिससे क्या होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हार्ट भी होते हैं, हार्ट भी आप देख लो, यहाँ पे हार्ट जो है मैंने क्या बताया, एक है डॉर्सल ब्लड वेसल, एक है वेंट्रल ब्लड वेसल। डॉर्सल और ब्लड वेसल और वेंट्रल वेसल को जो कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं लेटरल हार्ट। ये सेवन्थ और नाइन्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर डॉर्सल ब्लड वेसल है और वेंट्रल ब्लड वेसल को, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं लेटरल हार्ट। लेकिन एक और होते हैं 12 और 13 में, क्या होते हैं, 12 और 13 सेगमेंट में क्या होते हैं, आपके जो मतलब लेटरल इसोफेजियल हार्ट होते हैं, जो डॉर्सल को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और आपके जो है जो इसोफेजियल की जो ब्लड वेसल है उसको भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में वेंट्रल को भी कनेक्ट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं लेटरल इसोफेजियल हार्ट भी होते हैं। और दो होते हैं एंटीरियर लूप, जो केबल और केबल लेटरल इसोफेजियल वेसल को ही क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेटरल इसोफेजियल को ऐसे क्या करेंगे, सिंपल वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर लूप बोलेंगे। और वो कौन से होते हैं, 10, 10 और 11 सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो लेटरल हार्ट कौन से सेगमेंट में है, आपके जो सेवन्थ और नाइन्थ में। और लेटरल इसोफेजियल हार्ट जो है कहाँ है, आपके 12 और 13 में। और एंटीरियर लूप कहाँ है आपके, दैट इज द 10th और 11th में क्या होते हैं, एंटीरियर लूप जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देख सकते हैं आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। देखो यहाँ पे जो है
एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं हमारे अर्थवॉर्म में, ये कैसे होते हैं, स्लेंडर होते हैं और नेफ्रिडिया होते हैं। सिंपल बात है, इनको नेफ्रिडिया बोलते हैं। नेफ्रिडिया क्या करते हैं, ये हमारे ये अर्थवॉर्म में क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे नेफ्रिडिया जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे नेफ्रिडिया जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नेफ्रिडिया कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, ठीक है। नंबर 1 septal nephridia, number 2 is called as the integumentary nephridia, and number 3 is called as the pharyngeal nephridia। देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज द pharyngeal nephridia, ये pharyngeal nephridia है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद integumentary nephridia है, ठीक है। उसके बाद septal nephridia है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये septal nephridia भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेप्टल नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट है, अगर देखना है तो यहाँ पे दिस इज द सेप्टल नेफ्रिडिया, और ये इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया है, और ये क्या है आपके फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो होते हैं। ये 3 टाइप के नेफ्रिडिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना तीनों का क्या क्या फंक्शन है। देखो सेप्टल नेफ्रिडिया जो होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेगमेंट के दोनों तरफ होते हैं और 15 सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है मतलब 15 सेगमेंट से जो है स्टार्ट है, ठीक है। ये 15 सेगमेंट में से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, और हर सेगमेंट के दोनों साइड पाए जाते हैं, हर सेगमेंट के दोनों साइड में पाए जाते हैं। केवल 15 सेगमेंट में ही एक साइड पाए जा रहे हैं, लेकिन 16, 17, 18 और ये क्या होते हैं, 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाए जाते हैं, और हर सेगमेंट के दोनों साइड पाए जाते हैं। दैट, और ये कहाँ ओपन होते हैं, ये इंटेंस्टाइन में ओपन होते हैं। ये कहाँ ओपन होते हैं, जैसे मान लो कि आपका ये, मान लो ये आपका जो है मतलब ये जो है मतलब नेफ्रिडिया है, ठीक है। और ये जो है नेफ्रिडिया, ये कहाँ ओपन होगा, ये इंटेंस्टाइन में ओपन होगा, ये इंटेंस्टाइन में ओपन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एंटेरोनेफ्रिक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे इंटेंस्टाइन में ओपन हो रहे हैं, यानी कि एक्सक्रीटरी मैटर कहाँ करेंगे एक्सक्रीट, ये जाके इंटेंस्टाइन में एक्सक्रीट करेंगे। उसके बाद है इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंटरी जो होते हैं ये बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी वॉल में, और तीसरे सेगमेंट से लेके ये कहाँ होते हैं, ये लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। ये थर्ड सेगमेंट से लेकर लास्ट तक प्रेजेंट होते हैं, और ये बॉडी के बाहर नेफ्रिडियो पोर के थ्रू, ये बॉडी के बाहर सारे दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे जो है मतलब यहाँ पे दिखा रखे हैं इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया जो होते हैं, ये जो है अगर दिखा रखे हैं, ये सारे जो हैं ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं इंटेगुमेंट नेफ्रिडिया, ये बॉडी के सरफेस के ऊपर ओपन होते हैं, तो एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया बोलते हैं। लेकिन ये 14th, 15 और 16 सेगमेंट में क्या होते हैं, ऐसे अगर देखा जाए ना तो आपके इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया जो होते हैं हर एक सेगमेंट में 250 टू 300 तक होते हैं, 250 से लेकर 300 तक जो है मतलब ये होते हैं एक एक सेगमेंट में, 3 से लेकर लास्ट तक। लेकिन जो आपका क्लाइटेलम रीजन है ना, वहाँ पे इनकी संख्या जो है, इनका नंबर जो होगा 10 गुना हो जाता है, यानी कि आपका 2,500 से लेके 3,000, यानी कि 2.5 था, 5,000 से लेके 3,000 तक के होते हैं आपके ये इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, एक्टोनेफ्रिक होते हैं, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये 2,500 से 3,000 है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, एक्टोनेफ्रिक होते हैं। उसके बाद और एक और होते हैं आपके फेरेंजियल नेफ्रिडिया होते हैं, ये कुछ नहीं है, 3 ही पेयर हैं, ये 3 ही पेयर होते हैं, ठीक है। ये 3 ही पेयर होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 4 से लेकर 6 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं, और ये भी कहाँ ओपन होते हैं, देख रहे हैं आप, ये इंटेंस्टाइन में जाके ओपन हो रहे हैं, ये इंटेंस्टाइन में जाके ओपन हो रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है, ये एंटेरोनेफ्रिक है। ये क्या एंटेरोनेफ्रिक है, तो यानी कि सेप्टल और फ्रेंजियल नेफ्रिडिया जो होते हैं वो क्या है, एंटेरोनेफ्रिक हैं, जो कि कहाँ ओपन होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं, क्योंकि ये कंजर्व करते हैं, वो एक टाइप की अडेप्टेशन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है कंजर्व हो पाए। एंड उसके बाद जो है मतलब जो है जो आपके इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया हैं वो क्या है, एक्सोनेफ्रिक हैं, वो अपना जो है जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट बाहर जो होते हैं मतलब क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं, ठीक है, आउटसाइड, इसलिए उनको हम एक्टोनेफ्रिक या एक्सोनेफ्रिक भी बोलते हैं। उसके बाद एक और होते हैं क्लोरेगोगन सेल। क्लोरेगोगन सेल्स होते हैं सिलोम में पाए जाते हैं, क्लोरेगोगन सेल्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। क्लोरेगोगन सेल्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरेगोगन सेल्स होते हैं, ये सीलोम में पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं, ये भी क्लोरेगोगन सेल्स होते हैं, ये भी अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखो एनसीडी क्या बोलती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है अक्कर एज सेगमेंटली अरेंज क्वाइल ट्यूब्यूल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नेफ्रिडिया। और ये 3 टाइप के होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया जो कि प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेगमेंट, इंटर सेगमेंट के बीच में दोनों साइड में होंगे, 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ओपन होंगे इंटेंस्टाइन में, यानी कि एंटेरोनेफ्रिक हैं। ये एक टाइप की अडेप्टेशन ताकि पानी को हम कंजर्व कर सकें। इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया क्या होते हैं, ये लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल में क्या होते हैं, तीसरे सेगमेंट से लेकर लास्ट तक जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ ओपन होते हैं, ये सरफेस पे एंटर होते हैं, बॉडी सरफेस में ओपन होते हैं नेफ्रिडियोपोर के थ्रू। ये एक्सोनेफ्रिक होते हैं। और फ्रेंजियल नेफ्रिडिया होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये 4th, 5th और 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्या होते हैं,
एंटेरोनेफ्रिक ही होते हैं, ये भी इंटेस्टाइन में ही ओपन होते हैं। तो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रिटीज होते हैं, ये एक जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, कंपोजिशन में, ठीक है। और नेफ्रिटी क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन और आपके जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। और नेफ्रिटीज होता है एक फनल से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेफ्रिटीज होता है स्टार्ट आउट एज ए फनल दैट कलेक्ट एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सिलोमिक फ्लूइड से क्या करेंगे, फ्लूइड कलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे और बॉडी के बाहर या तो इंटेस्टाइन में जो होगा एक्सक्रीटरी मैटर को पास कर देते हैं, डाइजेस्टिव मैटर को पास कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका सेकंड लास्ट पार्ट आता है हमारे अर्थवर्म का, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है इसको गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं, जब न्यूरॉन के बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं फ्यूज़ हो जाती हैं तो क्या बनाती है, गैंग्लिया बनाता है। और हमारे अर्थवर्म में जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल इन पोजीशन होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली होता है गैंग्लिया के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेगमेंट वाइज होते हैं गैंग्लिया जो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पेयर नर्व कॉर्ड में। और नर्व कॉर्ड होती है वो इन द एंटीरियर रीजन 3 से 4 सेगमेंट में क्या होगी, बाइफरकेट कर जाएगी और क्या करेगी, फेरिंग्स को क्या करेगी, एनसर्कल करेगी और सर्वल गैंग्लिया बनाती है डोर्सल साइड में और एक नर्व रिंग बनाती है। तो वही चीज़ें नर्वस सिस्टम की भी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा जो होती है इसकी बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट को होती है। इतना इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके पास बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। सेंसरी सिस्टम में क्या है, जैसे हमारे पास भी सेंसरी सिस्टम होता है, इसके पास भी है भाई। इसके पास क्या है, इसके पास आई तो नहीं है, डज नॉट हैव आईज, बट इसके पास क्या है, लाइट और टच सेंसिटिव ऑर्गन जो होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट की इंटेंसिटी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड को फील करते हैं। तो वर्म के पास स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, जो कि केमिकल स्टिमुलाई के साथ रिएक्ट करते हैं। और दी सेंस ऑर्गन जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्म में पाए जाते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्म में जो है पाए जाते हैं। अब देखो इसका लास्ट पार्ट आ जाता है आपका, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो क्या आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको हम बोलते हैं। ध्यान से देखना, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, अर्थ वर्म जो कैसी है, मोनोशियस है, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट है, हर्मेफ्रोडाइट है। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो केवल एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ध्यान सुनो, यहाँ पर डायग्राम देखना अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार बोला कि आपको अब जब भी एनसीईआरटी की लेक्चर स्टडी कर लें तो आपकी एनसीईआरटी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। मेल ब्लड सिस्टम में क्या होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस है, टेस्टिस सैक प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, ठीक है। स्पर्मेडिकल फनल्स है, वासा डिफरेंसी है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है। तो यहाँ पे टेस्टिस कितनी है, 2 पेयर होती हैं। टेस्टिस होती हैं कितनी है, 2 पेयर, आप देख सकते हैं। टेस्टिस भी टेस्टिस सैक जो होती है आपकी यहाँ दे रखी है, ये कितनी है, 2 पेयर की होती हैं। कितनी होती हैं, 2 पेयर हैं, ठीक है। एक जो है आपका 10th सेगमेंट में और दूसरी जो एक आपकी कहाँ है, 11th सेगमेंट में जो है, मतलब टेस्टिस जो होती हैं प्रेजेंट होती है, 2 पेयर होती हैं। और ये क्या करती हैं, स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेंगी, ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस इसके अंदर ही होती है। और उनकी वासा डिफरेंशिया जो होगी, अब टेस्टिस से क्या निकलेगी, वासा डिफरेंशिया निकलेगी, दिस इज द वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जब निकलेगी तो वासा डिफरेंशिया रन अप टू 18th, आपका जो मतलब 18th सेगमेंट तक जाती है, 18th सेगमेंट तक जाती है वासा डिफरेंशिया, ठीक है। 18th सेगमेंट तक जाती है जहाँ पे वो प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन करती है, ठीक है। प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ क्या करेगी, वहाँ पे ज्वाइन करेगी, यहाँ पे वो प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ क्या करेगी, वो ज्वाइन करेगी, समझ आई चीज़। और यहाँ पे 2 पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर के डॉट जो बना रखे हैं, यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 17th और 19th सेगमेंट में। और कॉमन प्रोस्टेट डक्ट आपकी आ गई, ठीक है। और यहाँ से जो है ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट भी यहाँ से आ रही है, ये ओपन कहाँ होते हैं, ये 18 सेगमेंट में जो ओपन हो जाते हैं, दैट इज मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर वो बनाते हैं कॉमन सेमाइनल वेसिकल। और आपकी जो मतलब जो आपकी प्रोस्टेटिक डक्ट होती हैं कहाँ होती हैं, 18 सेगमेंट में ओपन होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेथिके हैं, स्पर्मेथिके जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये दूसरी वर्म के स्पर्म को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। 6th 7th 8th 9th में क्या होते हैं, स्पर्मेथिके प्रेजेंट होते हैं, इसके स्पर्म नहीं होंगे, दूसरी वर्म के जो हैं स्पर्म जो होते हैं इसमें स्टोर होते हैं। तो 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिके जो होते हैं 6 से लेकर 9 सेगमेंट में पाए जाते हैं और ये रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन, दूसरी वर्म के, अपने नहीं, दूसरी वर्म के जो होते हैं। इसलिए क्या होता है तो ये मोनोसियस है, तो ये हर्मेफ्रोडाइट, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होती है इसमें होती है। उसके बाद क्या है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है। इसमें ओवरीज होती हैं, येलो कलर की दे रखी हैं, ठीक है, येलो कलर की ओवरीज होती हैं, वन पेयर है। फिर ओविडक्ट जो है मतलब, और 14 में क्या होगा, 14 सेगमेंट में क्या होगा आपका जो है मतलब, यहाँ पे जो है मतलब वो जो है फीमेल जेनिटल पोर्स होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज हैं जो कि 12 और 13वें सेगमेंट में क्या होते हैं, इंटर सेगमेंट रीजन में पाई जाती हैं, और ये ओवर प्रोड्यूस करती हैं। ओविडक्ट होते हैं जो कि इमीडिएटली जो होते हैं वहाँ से राइज होते हैं आपके ओवरी से, और क्या करेंगे 14 सेगमेंट में ओपन हो जाएगी। तो जब क्या होगा, अर्थ वॉर्म जब, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो कैसे स्ट्रक्चर की अर्थ वॉर्म जो होती है कैसी है, हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। टू पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, 10 से 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। वासा डिफरेंशिएज होती है, टेस्टिस से निकलती है और 18 सेगमेंट जब वो प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ ज्वाइन करती है। सेमिनल वेसिकल भी होते हैं, वहाँ से भी सेमिनल डक्ट निकलती है। दो पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट है 17th और 19th सेगमेंट में, ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्सक्रीशन बनाने में, और कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट्स जो होती हैं, ये वास्ता डिफरेंशिएज जब ओपन होती है, ये कहाँ होती है, बाय मेल जेनिटल पोर आपके 18 सेगमेंट में ओपन हो जाएगा। फोर पेयर ऑफ स्पर्मेथिकी होते हैं 6 to 9th सेगमेंट में, और ये रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग जो है मतलब कॉपुलेशन। और वन पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं आपके इंटर सेगमेंट ऑफ 12 और 13 सेगमेंट में पाई जाती है। ओवेरियन फनल जो होती है हमारी ओवरीज में प्रेजेंट होती है, और वो ओपन होगी बाहर थ्रू 14th सेगमेंट में। अब देखो क्या होगा, अब जैसे मान लो कि ये एक अर्थवर्म, इसका माउथ ये है और ये एनस इस साइड है। दूसरी अर्थवर्म का जो है मतलब माउथ इस साइड होगा और एनस इस साइड होगा। दिस इज माउथ और दिस इज एनस, और दूसरी अर्थवर्म का दिस इज माउथ एंड दिस इज एनस। ये जगस्टा पोजिशन होता है, यानी कि ये जो पोजीशन है ना, ये जगस्टा पोजिंग कंडीशंस है। अब क्या होगा, इन दोनों के क्लाइटेलम रीजन होंगे, ठीक है, क्लाइटेलम रीजन यहाँ पे होगा, क्लाइटेलम रीजन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो मेल क्या करेगा, इसका वाला जो मेल पोर्शन है वो स्पर्म जो होता है इसको ट्रांसफ़र करेगा। इसका जो मेल जो पोर्शन होगा वो क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, इसके स्पर्मेथिकी में क्या करेगा, स्पर्म क्या करेगा मतलब डिपॉजिट करेगा, ठीक है। और क्या होगा, अब ये दोनों क्या करेंगे, अपने चारों ओर क्या करेंगे, कोकून बनाना स्टार्ट कर देंगे, कोकून बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये कोकून कौन बनाता है, ये आपका क्लाइटेलम रीजन बनाता है। और उस कोकून में क्या होंगे, आपके 14th जो आपका सेगमेंट है उसमें आपका फीमेल जेनिटल पोर होगा। उस कोकून में जो होते हैं बहुत सारे एग्स होते हैं रिलीज़ किए जाएंगे। अब ये कोकून क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा टुवार्ड द स्पर्मेथिके, क्योंकि इसके स्पर्मेथिके में इस वाले स्पर्म में, और इसके वाले स्पर्मेथिके में इसके स्पर्म में। तो जैसे ही कोकून मूव करता चलेगा, मूव करता चलेगा, और स्पर्म क्या करेंगे, वो कोकून में जो प्रेजेंट ओवा है उनको फर्टिलाइज करेंगे। यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसी है, बॉडी के बाहर है लेकिन किसके अंदर है, आपके कोकून के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होती है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द स्पर्म कैसी है, अकर बिटवीन two worm during mating. One worm has to find another worm and they mate juxtaposing opposite gonadal opening, exchanging packet of sperm called spermatophore। उसको हम बोलते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो पैकेट की फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं स्पर्मेटोफोर, और उसको स्पर्मेथिके में जो आपके जो क्या बोलते हैं, आपके 6 to 9 सेगमेंट में जो होते हैं स्पर्मेथिके होते हैं उनमें स्टोर किया जाता है। मैच्योर स्पर्म जो होते हैं, एग सेल्स होते हैं, एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो होता है वो आपके कोकून में फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। और कोकून कौन बनाता है, आपका क्लाइटेलम बनाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसी है, एंड डेवलपमेंट जो होती है वो कहाँ होती है, कोकून के अंदर ही होती है, ठीक है। और विच डिपोजिटेड इन द सॉइल, और ओवा जो होते हैं फर्टिलाइज किए जाते हैं स्पर्म सेल के द्वारा कोकून के अंदर ही, और फिर क्या होगा, वो सॉइल के अंदर ही डिपॉजिट किए जाते हैं। तो कोकून जो होता है इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, और आफ्टर 3 वीक क्या होगा, कोकून जो होता है इसमें 2 से लेकर 20 तक बेबी वॉर्म जो होती है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि एक कोकून में जो होता है आपके 4 बेबीज तो एवरेज होते ही होते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ अर्थवॉर्म में क्या होती है, डायरेक्ट होती है, कोई लार्वा फॉर्म इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों, क्योंकि ये बोरो करते हैं सॉइल में, ठीक है। ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, पोरस बनाते हैं, सॉइल की जो गुड फॉर रेस्पिरेशन बनाते हैं, ठीक है। और ये पेनिट्रेशन कर जाते हैं फ्रॉम रूट तक, और रूट को भी रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगी। तो earthworm are known as the friends of farmer because they make burrow in the soil and make it porous, which help in respiration and penetration of a developing plant root. Or process of increasing fertility of soil by earthworm is called as the burming composting. earthworm के द्वारा जो है अगर किसी soil की जो है fertility increase हो रही है तो this process is called as the burming composting बोलते हैं। और इसको जो है कई जगह जो है मतलब
अर्थवर्म को जो है मतलब खाया भी जाता है, लेकिन फ़िश पकड़ने वाली गेम में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज ए वेट, एज ए शिकार इसको जो यूज़ किया जाता है, याद रखना ये चीज़ें। तो ये जो है मतलब ये था आपका अर्थवर्म के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा, अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी को डिटेल में स्टडी किया, अर्थवर्म के एनाटॉमी दैट इज़ बॉडी वॉल को स्टडी किया, उसके बाद डाइजेस्ट सिस्टम को स्टडी किया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को स्टडी किया, एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी किया, नर्वस सिस्टम को स्टडी किया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिटेल में स्टडी किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अर्थवर्म, दिस इज़ ऑल अबाउट योर अर्थवर्म।